नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की सियासत की, जहां कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और 4 कार्यकारी अध्यक्ष आज कार्यभार संभालेंगे। इस कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी शामिल होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी बाकायदा। इसमें सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की नई टीम के पदभार ग्रहण करने के मौके पर आने और अपना आशीर्वाद देने की उनसे गुजारिश की थी। देखते हैं रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू की नियुक्ति को मंजूर कर लिया है। उन्हें शुक्रवार सुबह चाय का भी न्योता मिला है। बुधवार को नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से शक्ति प्रदर्शन के बाद नए नियुक्त कार्यकारी अध्यक्षों सहित पंजाब कांग्रेस के नेता पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। उन्हें शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय में नवजोत सिद्धू के अध्यक्ष बनने के कार्यक्रम में शामिल होने की चिट्ठी दी। इस न्योते को सिद्धू के रुख में नरमी की तरह देखा जा रहा है। इसमें लिखा गया है, पंजाब कांग्रेस परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के तौर पर आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आकर नई टीम को आशीर्वाद दें। इस चिट्ठी पर ज्यादातर विधायकों के दस्तखत थे। अगले साल के शुरू में पंजाब में चुनाव हैं और उसके मद्देनजर ये काफी अहम है। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के फौरन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री के सलाहकार ने ट्वीट किया कि उन्हें न्योता मंजूर है। इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रेस सचिव रवीन ठुकराल ने बिना माफी के सिद्धू और कैप्टन की मुलाकात की बात खारिज कर दी थी। हालांकि जो मांगे मुख्यमंत्री ने सामने रखी थी कि जब तक सिद्धू माफ़ी नहीं मांगेंगे वो उनसे नहीं मिलेंगे, वो अब तक पूरी नहीं करी गई है। सिद्धू ने किसी तरह की कोई माफ़ी अपने ट्वीट्स के लिए नहीं मांगी है, लेकिन अभी कम से कम ऐसा लग रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की टेकिंग ओवर सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गए। आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि पंजाब में कांग्रेस की पॉलिटिक्स किस रुख की तरफ जाती है, लेकिन कम से कम इस वक्त चीज़ें सिद्धू के हक में जाती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन अश्विन मेहरा के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी का आज पहला ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है, जो कि अयोध्या में होगा। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सम्मेलन से पहले हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। फिर सरयू के किनारे पर 100 लीटर दूध से अभिषेक कर आरती करेंगे। बीएसपी की प्रमुख मायावती ने 2007 के चुनाव में भी सोशल इंजीनियरिंग कर कमाल कर दिया था। उन्होंने बड़े पैमाने पर ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था और एक बार फिर उन्होंने खासतौर से ट्वीट कर ब्राह्मण लोगों को अपने साथ आने की अपील की है। और कर्नाटक की सियासत की भी बात कर लेते हैं, जहां के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बीजेपी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 26 तारीख को प्रस्तावित विधायक दल की बैठक अब नहीं होगी, बल्कि इससे एक दिन पहले यानी 25 जुलाई को मुख्यमंत्री ने विधायकों को डिनर पर बुलाया है और ये बयान भी दिया है कि 25 को ही पार्टी आलाकमान की तरफ से उन्हें निर्देश मिलेगा, जिसका वो पालन करेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या उसके पहले लगातार बैठकें कर येदियुरप्पा आलाकमान के निर्देश को प्रभावित करने में लगे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। 78 साल के येदियुरप्पा के दांव पेच ने बीजेपी आलाकमान को उलझन में जरूर डाल दिया है। वो एक तरफ पार्टी के निर्देशों पर पूरी तरह अमल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लिंगायत धर्मगुरुओं, दूसरे समूहों और विधायकों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। लिंगायतों का सबसे प्रभावशाली सिद्धगंगा स्वामी मठ भी उनके समर्थन में सामने आया, लेकिन येदियुरप्पा ने कहा जो पार्टी कहे वही मंजूर। 25 ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕತ್ವ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿಷಯ। लेकिन इस बयान से अलग बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। 26 जुलाई को विधायक दल की बैठक उन्होंने रद्द क्यों की? 25 जुलाई को विधायकों के साथ डिनर की योजना क्यों बनाई? और संतों का हवाला वे क्यों दे रहे हैं?
ನೂರಾರು ಜನ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಬಂದು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಮುಂದೆಯಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಪಕ್ಷ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೋ. येडियुरप्पा ने पार्टी आला कमान को जता दिया है कि लिंगायत समाज और संत उनके साथ खड़े हैं। ऐसे में लिंगायत समाज और संतों की भावनाओं के खिलाफ लिया गया कोई भी फैसला पार्टी के जनाधार को नुकसान पहुंचा सकता है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर आयकर विभाग ने कल छापेमारी की। 5 अलग अलग राज्यों में करीब 35 जगहों पर छापे मारे गए। ये छापा कथित टैक्स चोरी को लेकर मारा गया। जहां भास्कर ने इन छापों को सच बोलने की सजा बताया है, वहीं सरकार का कहना है कि इसमें इसका कोई हाथ नहीं, एजेंसियां अपना काम करती हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। गंगा में लाशों से लेकर कोरोना से मौत के सही आंकड़े देश के सामने रखने वाले हिंदी अखबार दैनिक भास्कर समूह पर आयकर विभाग ने गुरुवार को दबिश दी। 5 अखबार, 65 एडिशन, 7 राज्य, 30 शहर, हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में 6 करोड़ से ज्यादा पाठकों को समेटने वाले दैनिक भास्कर समूह पर छापे की खबर सुर्खियों में आ गई। 5 राज्यों में दैनिक भास्कर के लगभग 30 दफ्तरों पर सुबह 7 बजे छापा पड़ा, जिसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान भी शामिल है। यहाँ तक कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं भोपाल में, उनके घरों पर भी छापा मारा गया। भास्कर दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया। पंचनामा होने के बाद ही कई कर्मचारी बाहर निकल पाए। छापे के बाद भी भास्कर के तेवर बरकरार रहे। अखबार ने ट्वीट के जरिए कहा, मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं। भास्कर में चलेगी सिर्फ पाठकों की मर्जी। दूसरी लहर के दौरान 6 महीने तक भास्कर ने देश और कोरोना प्रभावित प्रमुख राज्यों में असल हालात को पूरे दमखम के साथ देश के सामने रखा। गंगा में लाशें बहाए जाने का मामला हो या फिर कोरोना से होने वाली मौत को छुपाने का खेल। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1 महीने पहले दैनिक भास्कर के संपादक ओम गौर के भारत में कोविड की मौतों पर एक लेख प्रकाशित किया था, जिसका शीर्षक था, गंगा झूठ नहीं बोलती, वो शव लौटा रही है। पेगासस स्नूपिंग स्कैंडल से जुड़ी खबरें भी भास्कर के पहले पन्ने पर रहीं। उधर लखनऊ में न्यूज चैनल भारत समाचार के दफ्तरों पर भी आयकर विभाग के छापे पड़े। भारत समाचार ने भी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ पूरे तेवर के साथ खबरों को रखा है। अभी नहीं करेंगे, नहीं चल तो रहा है ऑलरेडी। अभी यहाँ अलाउड नहीं, चल तो रहा है सारे चैनल पे, लेकिन यहाँ शूट नहीं करना है। इन छापों के खिलाफ संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार की तीखी आलोचना हुई। हालांकि सरकार ने कहा, कानून अपना काम कर रहा है। एजेंसीज अपना काम करती हैं। उस पे हमारा कोई दखलंदाजी नहीं होती। और दूसरा मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं जो सच्चाई या सत्य से परे होते हैं। ये क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है और देश की जनता इस सरकार की क्रोनोलॉजी अच्छी तरीके से समझ गई है कि जब इनसे कोई सवाल पूछता है तब उसके दरवाजे पर इनकम टैक्स और ईडी या सीबीआई के लोगों को भेज दिया जाता है। छापे के बारे में इनकम टैक्स का सिर्फ इतना कहना है कि उन्हें दैनिक भास्कर समूह द्वारा टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी और इसी के मद्देनज़र छापा मारा गया है। इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा और डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं की गई है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जीन्स और टॉप पहनने पर 17 साल की एक बच्ची को पीट पीट कर मार डाला गया। आरोप है कि लड़की के दादा ने उसे जीन्स बदलने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। इससे नाराज होकर दादा ने उसे मारने का हुक्म दिया और उनके बेटों ने उसे मारकर नदी में फेंक दिया, लेकिन उसका शव नदी में ना गिरकर लोहे के पुल में एक एंगल में फंसकर लटक गया। सुबह जब वहां से राहगीर निकल रहे तो शव को देखा और पुलिस को खबर दी। जिस माँ की आंखों के सामने उसकी बेटी को पीट पीट कर मार डाला जाए, उसकी ऐसी ही हालत होगी। शाम करीब 7:30 बजे बच्ची ने नहाकर जीन्स पहनी तो उसे देख दादा बिगड़ गए। उसे फौरन कपड़े बदलने का हुक्म दिया। बच्ची ने कहा कि उसे जीन्स पहनना अच्छा लगता है। दादा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और बेटों से कहा,
कि इसे पीटकर मार डालो। लाठी डंडा जैसे चाहना वैसे मानना। बहनी हमार मर गई, टेम्पू बोला के फोन से बहनी हमारे लदन लोन कहनी हमार बहनी मर गई, कहना लोन ना थोड़ा चोट लगल बा दवा करा ले जाता। दवा कराने वाला से हमारे बहनी पटनवा पुले में लोगन फेंक गई ना मैया। बच्ची की मां शकुंतला जब बच्ची के साथ जाने के लिए ऑटो में बैठने लगी तो उन्होंने उसे ढकेलकर बाहर गिरा दिया। और फिर जब ऑटो में मेरी बुआ बैठने गई तो फिर ले जाके फिर उनको धक्का देके सब नीचे गिरा दिए। उसके बाद से फिर लेके चले गए। फिर रात को पूछी कहाँ है मेरी बेटी, कैसी है, कहने नहीं बोतल चढ़ रहा है, वो सही है, अच्छी है, सुबह ले चलेंगे तुमको मिलवाने। अब बाकी फिर उसके बाद रातों रात सारा सामान लेके सारे लोग गायब हो गए। पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की महिलाओं के जिस्म, उनके दिल और उनके दिमाग तीनों पे अपना अधिकार चाहती है। ये पितृसत्ता का शायद सबसे क्रूर चेहरा है कि पुरुषों के एक झुंड ने एक 17 साल की छोटी सी नाजुक सी बच्ची को पीटकर सिर्फ इसलिए मार डाला कि वो अपनी पसंद का वो लिबास पहनना चाहती थी जो उन पुरुषों को नापसंद था। तो गांव में भी चलन हो गया, सभी लोग पहनते हैं हर जगह। ये लोग तो पढ़ने वाली थी, बाहर आने जाने वाली, और ये लोग तो ज़्यादा यहाँ रहती भी नहीं थी, हम लोग के घर ही रहती थी। हम लोग के साथ कि दीदी आप लोग पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, नौकरी कर रही हैं, हम भी करेंगे, आप लोग के जैसे ही बनेंगे। बस इन लोग का कहना ही था कि मतलब हमें यहाँ नहीं रहना है, इस समाज में, इस समाज से बाहर निकलना है, अच्छा कुछ करना है। बच्ची के पिता लुधियाना में काम करते हैं। बच्ची की मौत की खबर सुनकर गांव आए हैं। पुलिस ने एफआईआर में बच्ची के घर के 10 लोगों को नामजद किया है। उनकी गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है। पटनवा पुल पर जहां नीचे नदी बहती है उससे उसे नीचे फेंका, लेकिन लड़की जो पुल का एंगल है उससे फंस गई और आज सवेरे उसकी डेड बॉडी थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र के पटनवा पुल से प्राप्त हुई, जिसके संबंध में थाना रामपुर कारखाना में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराई जा रही है। अफसोस की बात यह है कि आज भी बच्ची के गांव में आम सोच ये है कि उसे जीन्स तो बदल ही लेनी चाहिए थी। आज वो दादा का कहना नहीं सुन रही थी, कल वो पति का कहना नहीं सुनती, तो फिर क्या होता। देवरिया में विनोद द्विवेदी और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।